हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे डेली यूपीएससी शॉर्ट नोट्स जो 13 जून 2026 के इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जो अलग अलग न्यूज़ पे आधारित है। इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के चारों जनरल स्टडीज़ पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3 एंड जीएस 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो आइए हर एक टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। हेयर इज़ द फर्स्ट जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम। ब्रिक्स इज हेयर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसका थीम जो है सिटीज़ फॉर पीपल। हेल्ड इन न्यू दिल्ली 11 जून 12 2026, the forum emphasized the transition towards inclusive and disaster-resilient urban features. First point is human-centric approach, moving beyond physical expansion to prioritize livability and social equity. And second one is a digital governance, leveraging technology for citizen-centric service delivery. And third one is a institutional strengthening एंड एम्पावरिंग लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि 13th ब्रिक्स का कब और कहाँ हुआ। तो ये 11 और 12 जून 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2026 में इसे इंडिया होस्ट कर रहा है और इसका थीम जो है सिटीज़ फॉर पीपल, लोगों के लिए सहारा, लोगों के लिए शहर, सिटीज़ फॉर पीपल, लोगों के लिए शहर। इसका मतलब है कि शहरों का विकास कंक्रीट या गाड़ियों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि इंक्लूसिव जो कि है डिजास्टर रेसिलेंट सिटीज़ है, रिसाइलेंट सिटीज़। शहरों को इस तरह से बनाना जो सभी के लिए इंक्लूसिव हो और आने वाली आपातकालीन विपत्तियों और डिजास्टर से बचने में सक्षम हो। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच क्या कहता है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे कहता है कि शहरों का सिर्फ फिजिकल एक्सपेंशन ना हो, बल्कि लोगों के लेवलेबिलिटी, रहने की गुणवत्ता और सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता को प्राथमिकता दी जाए। और डिजिटल गवर्नेंस जो कि कहता है कि डिजिटल गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके आम नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं को आसान और बेहतर तरीके से पहुंचाना। एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग क्या कहता है? एम्पावरिंग लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़, शहरों की लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ को और ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या कहता है यहाँ पे? हियर इज़ द इनोवेशन ब्रिक्स नेटवर्क द 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, इधर करते हैं थोड़ा सा, जस्ट वेट। एंड हियर अंडरस्टैंड अबाउट द इनोवेशन BRICS network. The proposed urban research and knowledge network aims to facilitate the exchange of best practices in housing, mobility, and municipal finance among the expanded BRICS nations. तो यहाँ पे समझेंगे ब्रिक्स नेटवर्क इनोवेशन को। तो एक नए अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क का प्रस्ताव रखा गया। इसका काम एक्सपेंडेड ब्रिक्स देश, बढ़े हुए ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच हाउसिंग, मोबिलिटी और म्यूनसिपल फाइनेंस के बेहतर तरीकों को आपस में शेयर करना है। तो ये सब आपका ब्रिक्स का पॉइंट है जो इसको ध्यान में रखना है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, डिजिटल गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग एंड हियर इज द इनोवेशन ब्रिक्स नेटवर्क। तो ये सब आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझा सका हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, उसे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो ये भी जनरल स्टडीज़ जो कि फर्स्ट जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का है। तो यहाँ पे देखेंगे ई नैनो ऑनेस्ट एंड इम्पैक्ट 2026। तो यहाँ पे समझेंगे ई नैनो इम्पैक्ट 2026। तो हेयर इज फर्स्ट IMD डिक्लेरेशन। IMD confirmed the strengthening of E Nano in the Equatorial Pacific Ocean for the 2026 session. Here first point is rainfall suppression deflect expected across central and northwest India, and second one is a heat wave condition projected, a spike in summer temperature and prolonged dry spells, and third one is a IOD update. Current projects suggest a neutral Indian Ocean
आईओडी है मीन्स इंडियन ओशन डाइपोल फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आप समझेंगे यहाँ है कि मानसून फोरकास्ट -10% शॉर्ट ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि आईएमडी डिक्लेरेशन क्या हो गया, सॉरी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी को क्या कहते हैं, हियर इज आईएमडी मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1 जून 2026 को कंफर्म किया है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में इन एनो मजबूत हो रहा है एंड मानसून पे असर। इसके कारण इस साल मानसून का मानसून फोरकास्ट नॉर्मल से 10% कम रहने का अनुमान है। और इसका असर कहाँ पड़ेगा, तो इसका असर जो कि है रेनफॉल सुपरेशन सेंट्रल और मध्य और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश इंडिया में बारिश की कमी देखी जाएगी। और हीट वेव कंडीशन जो कि बतलाता है कि गर्मियों के तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी और लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है। एंड आईओडी अपडेट क्या कहता है कि आईओडी अपडेट इंडियन ओशन डाइपोल कि इस साल के अधिकांश समय में न्यूट्रल रखना का अनुमान है, जिसका मतलब है कि ये मानसून को अलग अलग सहायता नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट का था, इन्होंने ऑनसेट इम्पैक्ट 2026। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है उसे भी हम ध्यान से देखेंगे। तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का जो पार्ट हो जाता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, आर्टिकल 329 इलेक्टोरल लॉ प्रिंसिपल। हियर इज द फर्स्ट वन इज अ पोनोसामी प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 329V एंड वैलिड रेमेडी एंड SC reaffirms the 1952 landmark judgment. Judicial intervention is a word once the poll process begins to ensure timely election. And Article 329 भी जो कहता है protect the electoral process from mid process delays caused by right petition in High Court or the Supreme Court. And third one is a valid remedy. Disputes can only be raised by an election petition filed in the High Court after the conclusion of the polls. तो यहाँ पे आप समझेंगे कि आर्टिकल 329 इलेक्टोरल लॉ प्रिंसिपल के तहत जो कि पोनोसामी प्रेसिडेंट को सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1952 के लैंडमार्क जजमेंट को फिर से दोहराया है। इसके मुताबिक एक बार जब चुनाव प्रक्रिया पोल प्रोसेस शुरू हो जाती है तब जुडिशियल इंटरवेंशन अदालती हस्तक्षेप पर रोक होती है ताकि चुनाव समय पर पूरी हो सके। एंड हियर इज द आर्टिकल 329V जो कि कहता है ये जो 329 जो कहता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन के जरिए चल रहे चुनाव के बीच में देरी पैदा करने से रोकता है। और वैलिड रेमेडी जो कि कहता है इसका सही तरीका क्या है कि इलेक्टोरल लॉ प्रिंसिपल को सही तरीका जो कि सही ढंग से इलेक्शन करने के अगर चुनाव से जुड़ा कोई विवाद है तो उसे चुनाव चलते समय नहीं उठाया जा सकता। चुनाव खत्म होने के बाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करके उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सब पॉइंट थे आर्टिकल 329 इलेक्टोरल लॉ प्रिंसिपल के, ये 3 पॉइंट थे जिसको ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो इसे इरेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आपका है जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से रिलेटेड है। जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से रिलेटेड है तो यहाँ पे इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को समझेंगे। द एलिवेशन टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिफ्लेक्टिंग डिकेड्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एंड हियर फर्स्ट वन इज अ स्पेस कोऑपरेशन ISRO CNES joint mission including Trishna and Gangyan support. And second one is a civil nuclear focus on a small modular reactors SMR for clean energy security. तो यहाँ पे समझेंगे इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट के तहत स्पेस कोऑपरेशन एंड सिविल न्यूक्लियर को। तो दोनों देशों के संबंधों को
बढ़ाकर स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है, जो दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने विदेश नीति खुद तय करने की आज़ादी है के प्रति आपसी सम्मान को दिखाता है। और ये स्पेस कॉर्पोरेशन क्या है, इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES मिलकर ज्वाइंट मिशन पर काम कर रही है, जैसे कि तृष्णा और इंडिया के गंगायान मिशन को सपोर्ट करना, ये सब स्पेस कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी। एंड हियर इज द सिविल न्यूक्लियर क्या कहता है कि फोकस ऑन अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फॉर क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी। तो कि विकास, मॉड्यूलर रिएक्टर जो कहता है कि विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये सिविल न्यूक्लियर जो कि सिविल न्यूक्लियर स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पे इनोवेशन जो कि है कोलैबोरेशन थ्रू वाइवा टेक समिट एंड द भारत इनोवेट्स इनिशिएटिव्स। तो वाइवा टेक समिट और भारत इनोवेट्स इनिशिएटिव के माध्यम में से दोनों देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल पिलर जो कि है, फ्रांस वाज अमंग द few nations that did not impose sanction after the 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। तो हिस्टोरिकल पीरियड कहता है कि एक ऐतिहासिक सच ये भी है कि जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब फ्रांस और उन चुनिंदा देशों में से था जिसने इंडिया पर कोई संक्षेप नहीं लगाए थे। तो ये सब जो कि पॉइंट है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 13 जून 2026 को इंडिया फ्रांस समिट के सिलसिले में विजिट हुए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो कि फर्स्ट पॉइंट है, जोजिला टनल एशियाज इंजीनियरिंग मार्वल। तो यहाँ पे हम देखेंगे जोजिला टनल एशियाज इंजीनियरिंग मार्वल्स। हेयर प्रोजेक्ट माइलस्टोन लोकेटेड एट 11,578 फीट। It is said to be Asia longest bi-directional road tunnel, approx 13.15 km. Here first one is a all-weather link, connects Srinagar and Leh by passing the hazardous Zojila passes. And second point is a strategic utility, crucial for rapid movement of troops and hardware along LAC and LOC. Travel time saved 2 hours प्लस, जो कि आपका सेम ट्रेवल का जो बचेगा। एस्टिमेट एलिमिनेट्स विंटर क्लोजर ऑफ 4 to 4 months। तो यहाँ पे समझेंगे कि जोजिला टनल कहाँ और क्या है। ये टनल 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है, और ये एशिया के सबसे लंबे और बाई डायरेक्शन दोनों तरफ से चलने वाली रोड टनल है, जिसकी लंबाई लगभग 13.15 किलोमीटर है। इसका ब्रेक थ्रू 9 जून 2026 को हुआ था। और ये ऑल वेदर लिंक ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ती है और ख़तरनाक जोजिला पास को बाईपास करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्दियों में 4 से 5 महीने रास्ते बंद हो जाते थे, अब वो हमेशा खुला रहेगा। तो ये सब इसके बेनिफिट हैं, जो कि 2 आवर ट्रेवल टाइम बचाएंगे, और जो कि 4-5 महीने के लिए बंद रहते थे रास्ते, वो कि हमेशा खुले रहेंगे। तो ये सब इसके बेनिफिट है जोजिला टनल के, तो ये सब अपने ध्यान में रहेंगे, जो कि जनरल स्टडी 3 के पार्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है रिलेटेड जनरल स्टडी 3 को ही कवर करता है। तो जनरल स्टडी 3 में यहाँ पे है R&D इकोसिस्टम चैलेंज एंड गैप्स। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये क्या कहता है, R&D इकोसिस्टम चैलेंज एंड गैप्स, CEA इंसाइट ऑन फाइनेंशियलाइजेशन। The chief economic advisor warns against premature financialization, focusing on a stock market before achieving industrial maturity. Just wait here, एक मिनट स्मॉल करता हूँ। Yes, here now, patience capital, long term funding, critical gaps, corporate IP generation, improving, short term financialization focus, dominant. तो here is a CEA जो कि R&D इकोसिस्टम चैलेंज एंड गैप्स को यहाँ पे
बतलाता है कि ये जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर ने देश में प्री मैच्योर फाइनेंशियलाइजेशन के खिलाफ चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी औद्योगिक परिपक्वता हासिल करने से पहले कि हमारा पूरा ध्यान स्टॉक मार्केट पर चला गया है। तो ये जो दर्शाता है पेसेंट कैपिटल गैप, कॉर्पोरेट IP जनरेशन एंड शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन, तो ये सब है जो कि पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखें। तो पैसेंस गैप कैपिटल लॉन्ग टर्म फंडिंग जो बतलाता है कि भारत में लंबे समय के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगने वाले पैसेंस कैपिटल की क्रिटिकल गैप भारी कमी है। एंड कॉर्पोरेट IP जनरेशन जो कि बतलाता है कि हालांकि कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP पैसेंस इनोवेशन बनना थोड़ा सुधार इम्प्रूविंग रहा है और फाइनेंशियलाइजेशन फोकस में, लेकिन अभी जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियलाइजेशन है, जल्दी मुनाफे के लिए स्टॉक मार्केट पर फोकस मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है जो कि हावी है। तो ये सब पॉइंट थे R&D इकोसिस्टम चैलेंज एंड गैप्स के। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या बतलाता है कि ये भी जनरल स्टडीज़ पेपर 4 को कवर करेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में जो कि है प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो यहाँ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कहता है कि द सब चलता है कल्चर एंड सेकेंड वन इज अ मेडिकल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे है कि प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कैजुअल एफर्टी इन अर्बन प्लानिंग एंड फायर सेफ्टी नॉर्म्स लीड्स टू रिक्वायरिंग डिजास्टर्स इट्स सिग्निफिकेंस ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब चलता है कल्चर शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग और फायर सेफ्टी नॉर्म्स, आग से सुरक्षा के नियम में जो लापरवाही या कैजुअल आपत्ति बरती जाती है उसी के वजह से बार बार बड़े हादसे रिक्वायरिंग डिजास्टर होते थे। और ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रेकडाउन है। तो और मेडिकल इंटीग्रिटी क्या कहता है? मेडिकल इंटीग्रिटी कहता है अ लैक ऑफ एम्पैथी एंड डिग्निटी इन हेल्थ केयर कम्युनिकेशन अंडरमाइंस नोबल कॉज लाइक ऑर्गन डोनेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो मेडिकल इंटीग्रिटी कहता है हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में एम्पैथी, सहानुभूति और डिग्निटी सम्मान की कमी के कारण ऑर्गन डोनेशन, अंग दान जैसे नए और नेक कामों पर से जनता का विश्वास उठने लगा है। तो ये सब प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के जो कुछ पॉइंट थे। तो इथिक्स इज अ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। तो इथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। तो नैतिकता इस बात को जानने में है कि आपको क्या करने का अधिकार है और वास्तव में क्या करना सही है, जो कि ये इथिक्स के लिए बहुत ही अच्छे फ्रेज जो कि हैं कोट इसको मेंशन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, जो कि की टाइमलाइन जून 2026 को है। तो फर्स्ट जून IMD ई नैनो कन्फर्मेशन, 9 जून जोजिला टनल ब्रेक थ्रो एंड 11 जून ब्रिक्स अर्बन फोरम बिगिंस एंड 13 जून इंडिया फ्रांस समिट विजिट। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो की टाइमलाइन जून 2026 को है, 1 जून IMD ई नैनो कन्फर्मेशन क्या कर। तो IMD ई नैनो कन्फर्मेशन इंडिया के वेदर डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि ई नैनो का असर शुरू हो गया है। ये समुद्र की गर्मी से जुड़ा एक फैक्टर है जो मानसून को प्रभावित करता है। और 9 जून जोजिला टनल ब्रेक थ्रो जो कि है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है, यानी टनल का एक हिस्सा पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। ये टनल जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड हेयर इज 11 जून ब्रिक्स अर्बन फोरम बिगिंस। तो ये है जो ब्रिक्स कंट्रीज ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के शहरों के विकास और सुविधा पर चर्चा करने वाला फोरम शुरू हुआ है।
एंड 13 जून जो कि है इंडिया फ्रांस समिट विजिट, भारत और फ्रांस के बीच उच्च स्तरीय हाई लेवल बातचीत और समिट का आयोजन हुआ है। तो ये रहा की टाइमलाइन जो कि था, ये चारों ही महत्वपूर्ण न्यूज़ में रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं, हमारा ये समरी चेकलिस्ट फॉर यूपीएससी है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। तो ये है समरी चेकलिस्ट फॉर यूपीएससी। की टर्म्स पैसेंस कैपिटल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड फैक्ट चेक, जोजिला 13.15 किलोमीटर, एशिया लॉन्गेस्ट एंड आर्टिकल 329 इलेक्शन डिस्प्यूट्स बार एंड ब्रिक्स 2026 होस्टेड बाय इंडिया। पैसेंस कैपिटल, कैपिटल वाइलिंग टू वेट फॉर लॉन्ग टर्म R&D एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू परस्यू इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो कि समरी है ये सब यहाँ पे कवर किया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये सब फैक्ट है जो कि ये रिमेंबर रखेंगे, जो कि आपको मदद मिलेगा। और ये वैल्यूज टू रिमेंबर है, यहाँ पे वैल्यूज टू रिमेंबर यहाँ पे देखेंगे कि क्या कहता है। तो जस्टिस, सॉरी जस्ट पेट and here we take pen, and justice values to remember, justice ensuring electoral purity। तो ये क्या कहता है कि चुनाव की पवित्रता बनाए रखना, एंड रिसाइलेंस बिल्डिंग डिजास्टर प्रूफ सिटीज, शहरों के डिजास्टर प्रूफ आपदा को सुरक्षित बनाना, एंड इनोवेशन फॉर फॉस्टरिंग इंडिजिनियस R&D, जो कि अपने देश में ही इंडिजिनियस R&D को बढ़ावा देना। तो अगर आपको इसमें से कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक या टर्म को और डिटेल में समझना हो तो कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।